हेलो एवरीवन। सो कल की हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर हम लोगों ने बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल देखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एविडेंस फॉर पाई बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कल हमने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या फिर हम ये कह सकते हैं वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक इक्वेशन देखी थी। म्यू आर इक्वल टू हमारे पास क्या थी, 1/2πc/K/μ हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमने देखा था, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास आई आर के लिए अगर हम देखें आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bond order and inversely proportional to bond length। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। ये आपके किसके रेस्पेक्ट में है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO आपकी या MC बॉन्ड आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखनी है, हमें तो सिर्फ या तो कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है, CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है, या फिर मेटल और कार्बन के बीच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो यहाँ से हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन मेटल। अगर चार्ज ऑन मेटल की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी किसी भी मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो इफ़ेक्ट करता है उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम सिंपल सी बात करें, पॉजिटिव चार्ज किसी भी मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए हैं, मीन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास, कम है हमारे पास, ठीक है। अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है मीन्स उसने क्या किए हैं, गेन किए हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है हमारे पास, ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि किसी भी मेटल का जो चार्ज है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिंपल सी एक बात हमने पीछे भी पढ़ी थी कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास वो क्या है, डेंसिटी जो है हमारी वो क्या है, हमारी ज़्यादा है, हाई है, मेटल हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो जो बैक बॉन्डिंग के जो चांसेज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये क्या करेगी, इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग, इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। और सिंपल सी बात है, अगर पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पर मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है CO की उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि मेटल अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे रही है, कार्बोनाइल को दे रही है। तो वहाँ पर कार्बोनाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही कार्बोनाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंगल सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो वहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा मीन्स वहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी उसकी। और अगर किसी की भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, वीक हो जाएगी हमारे पास। और इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के वीक होने की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी वहाँ पर उसकी, डिक्रीज कर जाएगी। तो चार्ज ऑन मेटल से हम ये लगा सकते हैं कि किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट कर रही है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करती है। हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अगर किसी पर भी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज इन पाई बैक बॉन्डिंग। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज करेगी, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी वहाँ पर क्या हो करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी मेटल है, किसी भी मेटल के ऊपर अगर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, मेटल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा अगर हमारे पास, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या करेगा, ये लोअर करेगा। इलेक्ट्रॉन
एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वहाँ पर उसे लोअर करता है हमारे पास, मीन्स यहाँ से क्या होगी, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती मतलब वो क्या करेगी, दे सकती है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन दे सकती है मीन्स जो पाई बैक बॉन्डिंग हमारे पास होगी वो क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी यहाँ पर हमेशा, ठीक है। और जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करी हमारे पास, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, सिंपल सी बात ध्यान रखो, higher the formal negative charge, higher the formal negative charge on metal, charge on metal, ठीक है, कार्बोनाइल, more will be tendency, more will be the tendency of metal to donate electron, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनाइल हमारे पास, ठीक है। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है मीन्स जो CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी हमारी, ठीक है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंपल सी बात है, डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास जो V की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या कर जाएगी, हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हमारे पास। क्लियर है ये चार्ज, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा फॉर्मल चार्ज होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारे पास। और अगर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या है, जो मेटल MC बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, हमारे यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो जो MC बॉन्ड है वो हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ उसकी शॉर्टर होती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करती जा रही है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करेगी मीन्स हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है ये चीज़, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि किसी भी मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है। उसके बाद है, अगर मेटल के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसा हो, हमारा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज हो। अगर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है हमारे पास तो यहाँ से क्या है कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स उसके पास ग्रेट एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, जो पाई बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है हमारे पास वो क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी यहाँ पर, ठीक है। मीन्स पाई बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है उसको क्या करेगा, वो वहाँ पर लोअर करेगा हमारे पास। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो पाई एंटी बॉन्डिंग CO के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, अब यहाँ पर लेस है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लेस है वहाँ पर मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है CO की हमारी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है वहाँ पर हमारी, शॉर्टर हो रही है बॉन्ड लेंथ हमारी। क्योंकि नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो सिंगल सी बात है बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, वही 3 रहेगा हमारे पास। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर शॉर्ट रहेगी हमारी। और अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है हमारे पास तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है हमारे पास तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज होगी हमारे यहाँ पर। ये केस था CO के। और हमेशा ध्यान रखना जब CO की अगर इंक्रीज कर रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ MC बॉन्ड हमेशा उसके अपोजिट होगी, वहाँ पर वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है हमारे पास मीन्स जो बॉन्ड है MC जो बॉन्ड है वो कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। हम कह सकते हैं कि MC जो बॉन्ड है हमारा वो शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर वो लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है। और अगर किसी भी बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज करेगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पर उसका जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जैसे ही स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो MC जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या कर जाएगी, वहाँ पर
डिक्रीज कर जाएगी। तो ये किसी भी अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ से आप लगा सकते हो कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, होमोलैप्टिक कंपाउंड अगर आपके पास आ जाए या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास हो, जैसे क्या लगा सकते हो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में TiCO6 2 नेगेटिव, VCO6 नेगेटिव, CrCO6, MnCO6 पॉजिटिव, ठीक है, FeCO6 2 पॉजिटिव हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारे पास आती है तो वहाँ पर हमेशा एक सिंपल सा जर्नल ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास आ रही है, मीन्स जो लिगैंड आपके पास है वो क्या है, सेम है, एक तरीके से होमोलैप्टिक है आपके पास कंपाउंड। अगर जब भी होमोलैप्टिक कंपाउंड आपके पास आएगा तो हमेशा ध्यान रखना जैसे जैसे मेटल का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा वहीं पर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करती चली जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपकी ये CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। वैसे भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 पॉजिटिव है, लास्ट में 2 पॉजिटिव मीन्स फॉर्मल चार्ज हमारा पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पर क्या है हमारी सबसे कम रहेगी, ठीक है। MC की अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO, अगर हम बात करें MC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर TiCO6 2 नेगेटिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद VOCO6 नेगेटिव, CrCO6, देन MnCO6 पॉजिटिव, और उसके बाद FeCO6 2 पॉजिटिव हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है, देखो जहाँ हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम बात करें फ्री हमारे पास कार्बोनाइल है, फ्री CO है हमारे पास, ठीक है, और एक है हमारे पास कैटाइनिक कार्बोनाइल है। जैसे अगर हम बात करें कैटाइनिक हमारे पास जैसे FeCO6 2 पॉजिटिव है हमारे पास, यहाँ कैटाइनिक कार्बोनाइल है। तो इस केस में जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, कैटाइनिक कार्बोनाइल की ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या है मेनली कि जब कैटाइनिक कार्बोनाइल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेटल के ऊपर क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, हाई पॉजिटिव चार्ज है मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पाई बैक बॉन्डिंग के जो चांसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे हमारे पास। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग के चांसेज कम हो रहे हैं वहाँ पर हमारे पास, मीन्स हमारा क्या है, जो होमो ऑफ CO है, जो होमो ऑफ CO है हमारे पास, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा ऑर्बिटल है हमारे पास वो कैसी है, यहाँ पर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, हमारे पास CO के रेस्पेक्ट में, CO बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। और ये क्या करेगी, अगर यहाँ पर क्या हो रही है, ये एंटी बॉन्डिंग हो रही है और होमो के अंदर जा रही है हमारे पास, मीन्स ये CO जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देगा, मेटल को डोनेट कर देगा। और अगर मेटल को डोनेट कर देगा यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, जो होमो की जो पॉपुलेशन होगी हमारी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी हमारे पास। और यहाँ से क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या करेगी, एक तरीके से इंक्रीज करती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री CO है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करेगा कि जो कार्बन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये पोलराइज होंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पाई ऑर्बिटल में वो किधर ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है, कंपेयर टू कार्बन हमारे पास। और इस वजह से जो मेटल है वो क्या कर सकती है, अटैक करेगी हमारे पास, या फिर ये कह सकते हैं कि मेटल के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे। और इस वजह से जो CO बॉन्ड है उसका जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिड्यूज हो जाएगा। और इस पोलराइजेशन में रिड्यूज होने की वजह से जो कैटाइनिक कार्बन है, कार्बोनाइल जो हमारा है वो क्या करेगा,
शेयर करेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन को हमारे पास, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को किधर शेयर कर देगा, एक तरीके किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो इस वजह से जो CO जो बॉन्ड है हमारा वो क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जैसे ही स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो वहाँ पर जो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। देखो अगर आपको नहीं आया, कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है हमारा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब पोलराइजेशन हो रहा है हमारे पास तो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ है। मीन्स हमारे पास जो मेटल है वो क्या कर सकती है, अब कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है इक्वली। अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगी मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। और अगर जैसे ही शेयर करेगी, जो फ्री आयन है ये किस में चेंज होगा, कैटाइनिक आयन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो कार्बन है इधर, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, मेटल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो रही है, मेटल के ऊपर ज़्यादा हो रही है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज़्यादा होगी तो जो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इंक्रीज होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास सिंगल्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पोलराइजेशन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। देखो जब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है हमारे पास इस तरीके से है, डबल बॉन्ड डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है मीन्स यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन किधर ज़्यादा है, कार्बन की तरफ ज़्यादा है, तो मेटल क्या करेगी, इस तरीके से जाएगी हमारे पास, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं मोर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ CO बॉन्ड हमारा, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि फ्री आयन है, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किधर हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। और इस वजह से हमारा CO जो बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, CO बॉन्ड के पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मीन्स पोलराइजेशन कैसा हुआ, लेस हुआ हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव N पॉजिटिव हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का लोकलाइजेशन होगा हमारा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस पोलराइजेशन हो रहा है हमारे पास, पोलराइजेशन ऑफ CO बॉन्ड हमारा, ठीक है। और लेस पोलराइजेशन की वजह से जो कार्बोनाइल जो आयन है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी हमारे पास। तो ये आप लोगों का था चार्ज ऑन मेटल। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है नंबर ऑफ CO लीगेंड, नंबर ऑफ कार्बोनाइल लीगेंड हमारे पास, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज हमारा नहीं है, एक तरीके से हम न्यूट्रल मानते हैं इसे, ठीक है, कार्बोनाइल लीगेंड को हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे किसी भी मेटल के ऊपर नंबर ऑफ CO लीगेंड अटैच अगर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास, CO लीगेंड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा CO लीगेंड को अटैच करते जा रहे हैं वहाँ पर, तो जो मेटल के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है या फिर जो फॉर्मल नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पर। और अगर हमारे पास फॉर्मल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है मीन्स जो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन है, पाई बैक बॉन्डिंग है, वो भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पर। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है मीन्स हमारे पास जो CO वो की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जा रही है, हमारे पास कम होती जा रही है, वीक होती जा रही है। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी वीक है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि क्या है, दोनों की दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, जैसे नंबर ऑफ लीगेंड इंक्रीज करेंगे, CO लीगेंड इंक्रीज करेंगे किसी भी मेटल पे, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ MC जो बॉन्ड है वो हमारी क्या करेगी, वहाँ पर इंक्रीज करेगी हमारी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो देख सकते हो, जैसे NiCO4। यहाँ पर अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो होती है हमारे पास 2057 FeCO5 और एक है क्रोमियम CO6 हमारे पास। तो यहाँ है 2034 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और इसकी होती है, ये क्या है, VCO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे नंबर ऑफ CO अटैच हो रहे हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका नंबर ऑफ CO लीगेंड। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अदर लीगेंड। अदर लीगेंड हमारा मीन्स हमारे पास कौन सी टाइप, LNMC
COX हमारा इस टाइप की हो, कि अगर कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें कार्बेनाइल के अलावा कोई और अदर लिगैंड हो। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो कार्बेनाइल की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमेशा कैटेगराइज करती हैं जो ये लिगैंड है इसकी सिग्मा डोनर या पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को हमारे पास, या उनकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज हमारे पास, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना हमेशा कि अगर हमारे पास क्या हो, इफ़ ए लीगैंड मीन्स जो हम लीगैंड जो ले रहे हैं वो हमारा कैसा रहे, सिग्मा डोनर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड वीक पाई एक्सेप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो ऐसे कौन कौन से हैं, जितने भी जो फोस्फीन के लिगैंड जो हमारे पास होते हैं, जैसे फिनाइल फोस्फीन हो गया, PPH3 हो गया, उसके अलावा मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल फोस्फीन हमारे पास P83 हो गया। मीन्स जो फोस्फीन के जितने भी जो लिगैंड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होते हैं लेकिन वीक पाई एक्सेप्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो लिगैंड हो वो कैसा हो हमारा, ओनली सिग्मा डोनर हो, ओनली सिग्मा डोनर में आप क्या लगा सकते हो, NH3 हो गया आपका, RNH2 हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा इथाइलिन डायामाइन हो गया आपका। थर्ड है आपके पास कि आपके पास क्या है, सिग्मा डोनर और पाई डोनर, सिग्मा डोनर और अगर पाई डोनर आपके पास हो, जैसे हमारे पास क्या हो गया, H2O हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर होता है हमारे पास, तो पाई डोनर हो गया, F नेगेटिव हो गया हमारे पास। ये एग्जाम्पल हो गए जो सिग्मा डोनर की तरह भी काम करते हैं और पाई डोनर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। अगर ये सारे के सारे लीगैंड हो हमारे पास, मीन्स हमारा जो लीगैंड हो वो या तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर हो लेकिन वीक पाई एक्सेप्टर हो, या फिर वो सिर्फ सिग्मा डोनर हो, या वो सिग्मा डोनर या पाई डोनर हो हमारे पास, अगर ये केस है लीगैंड का हमारे पास, तो ये क्या करेगा, ये जो लीगैंड है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेंगे मेटल की तरफ हमारे पास, ठीक है। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, लीगैंड जो है, ठीक है। तो अगर लीगैंड हमारे पास ये सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ये क्या करेगा, लीगैंड जो है ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ करेगा, हमारा मेटल की तरफ करेगा, ठीक है। और जैसे ही मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मीन्स मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करिए, सिंपल सी बात है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो भी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज होगी। और जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी जो CO बॉन्ड है हमारा उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास। और अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी वहाँ पर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी हमारी, सिंपल, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, अगर CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज कर रही है, मीन्स जो MC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमारा कैसा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा हमारा, मीन्स जो मेटल सिंगल बॉन्ड में थी वो कहाँ चली जाएगी, डबल बॉन्ड में चली जाएगी, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी वहाँ पर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आपका जो लीगैंड है, इफ़ लीगैंड आपके पास कैसा हो, वीक सिग्मा डोनर हो, आपका वीक सिग्मा डोनर है आपके पास, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसा है, पाई एक्सेप्टर है आपका, पाई एक्सेप्टर है आपके पास। जैसे PF3 हो गया आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड S हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड O हो गया, NO पॉजिटिव जो हमारे पास है, ठीक है। अगर आपके पास लिगैंड वीक सिग्मा डोनर है या स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा, या केस आप लगा सकते हो पाई एक्सेप्टर का भी, ओनली पाई एक्सेप्टर हो आपके पास, ठीक है। अगर ये केस आपके पास आता है तो मीन्स वो क्या करेगा, आपका ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, इस तरीके से Mn हमारे पास, ठीक है। मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वहाँ पर क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर कम हो रहे हैं। और अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर कम हो रही है, मीन्स जो एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से रिड्यूज हो रहा है हमारे पास। पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है हमारी,
बैक बॉन्डिंग हमारे पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा मीन्स जो CO बॉन्ड है हमारे पास वो कैसा रहेगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो CO बॉन्ड है वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर पाई बैक बॉन्डिंग है ही नहीं वहाँ पर तो CO की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास वो क्या है, रिमेन अनचेंज हमारे पास। और अगर वहाँ पर कोई चेंज हुआ ही नहीं है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं आया है तो जो स्ट्रेंथ हमारे पास होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स हमारे पास जो CO बॉन्ड है वो कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर हमारा वहाँ पर 3 ही रहेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है मीन्स स्ट्रेंथ हमारे पास वहाँ क्या है, ज़्यादा है, हमारी मोर स्ट्रेंथ है। अगर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ है मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी वहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जो MC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हमारी, ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा लंबा रहेगा। और अगर बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है आपका वहाँ पर मीन्स जो स्ट्रेंथ है आपकी वो क्या है, वहाँ पर वीक हो रही है। और स्ट्रेंथ के वीक होते ही आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, वहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी दो कंडीशन है कि अगर कार्बोनाइल के अलावा कोई भी आपका लिगेंड प्रेजेंट हो वहाँ पर तो किस तरीके से आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी। अब कुछ लिगेंड की सीरीज है, ये आप लोग लर्न कर लेना, आपको इजी रहेगा अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो। पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ, ठीक है। NO पॉजिटिव, CSE, CS, CO, PF3, C ट्रिपल बॉन्ड NR, PCl3, ASOR3 आपका, PR3 एंड लास्ट है आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N आपके पास। तो ये आपकी क्या है, ये लिगेंड है जिनकी पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ आपके पास रहेगी। NO पॉजिटिव की आपकी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड का आपका केस हो गया, N2 का केस हो गया आपके पास, CNR का केस हो गया आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड O का केस हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड S हो गया आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड SE एंड लास्ट आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव आपकी। तो ये आपके पास क्या है, पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिगेंड, ट्रिपली बॉन्ड लिगेंड आपके पास। देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो चार्ज लिगेंड है, एक तो साइनाइड हमारा CN हो गया और एक NO हो गया हमारे पास, NO पॉजिटिव। ये दोनों अगर हम देखें बाकी अदर मेंबर्स से अलग बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, एक तरीके से डिफर सब्सटेंशियल है हमारे पास। क्यों, देखो अगर हम साइनाइड की बात करते हैं, CN नेगेटिव अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है मीन्स हमारे पास ये क्या है, हमारा पुअर पाई एक्सेप्टर है, हमारा पुअर पाई एक्सेप्टर है। लेकिन पुअर पाई एक्सेप्टर होने की वजह के साथ ये क्या है, गुड सिग्मा डोनर भी है हमारा, गुड सिग्मा डोनर। मीन्स पुअर पाई एक्सेप्टर और गुड सिग्मा डोनर होने की वजह से अगर ये मेटल जो है हमारी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तब भी उसके साथ क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है हमारा, ठीक है। मीन्स जो साइनाइड है वो पुअर पाई एक्सेप्टर और गुड सिग्मा डोनर टेंडेंसी की वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है मेटल के साथ जब वो कहाँ हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो हमारे पास। दूसरा अगर हम NO की बात करें, NO पॉजिटिव जो है हमारे पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिंकेज देखें मीन्स हमारे पास क्या है, MNO मीन्स यहाँ पर क्या है, NO पॉजिटिव है हमारे पास और ये क्या है, आयनिक होगा एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या है, जब हम इसका आयनिक मॉडल अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जहाँ आयनिक मॉडल के अंदर ये क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा, डोनर इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। लेकिन जब हम इसका कोवेलेंट फिगर देखते हैं हमारे पास, कोवेलेंट मॉडल देखते हैं हमारा, तो वहाँ पर ये क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है हमारा,
कोवेलेंट मॉडल में क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा ये हमारा, ठीक है। ये सिंपल सी है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो NO है इसके पास कोई भी NO जो है उसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन, NO जो है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, NO पॉजिटिव बना देगा एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। सॉरी, NO नेगेटिव हमारे पास फॉर्म करेगा। मीन्स यहाँ पर MNO जो है लिंकेज वो कैसी है हमारी, बैंड है हमारे पास, ठीक है। और बैंड अगर इस बैंड स्ट्रक्चर जब होगी हमारे पास तो NO जो है वो कंसिडर किया जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑन आयनिक मॉडल एंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑन कोवेलेंट मॉडल, ठीक है। NO नेगेटिव जो है आयनिक मॉडल के अंदर क्या रहेगा, M मॉडल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो कोवेलेंट मॉडल है हमारा उसमें क्या रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी हैं जो बाकी सभी लिगेंड से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, साइनाइड और NO हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ देखें, कुछ फोस्फीन के कंपाउंड हैं हमारे पास, तो PR3 हमारे पास, PAR3 हमारा, POR3 हमारे पास, POAR3 हमारा एंड PF3 हमारे पास। ये क्या है, पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ फोस्फीन लिगेंड, सिग्मा डोनर एबिलिटी इससे अपोजिट हो जाएगी इन सभी की, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। R की बात करें तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, AR की बात करें तो अराइल ग्रुप हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें सिग्मा डोनर और जो पाई एक्सेप्टर एबिलिटी है हमारे पास फोस्फीन सब्सटीट्यूटेड फोस्फीन की, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट के ऊपर, कभी भी फोस्फीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अगर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है हमारे पास तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हमारे पास। तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि हायर, ये ध्यान रखना, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम attached to phosphorus more electron density will shift towards it। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड की तरफ शिफ्ट हो रही है, सब्सटीट्यूएंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, मींस इसकी जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी रहेगी, एक्सेप्टिंग एबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, हमारी हाई हो जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और अगर मेटल की से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर रहा है तो जो पाई बैक बॉन्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। एक्सटेंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग अगर डिक्रीज हो रहा है हमारा, मीन्स जो CO बॉन्ड है वो कैसा होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो MC बॉन्ड होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा हमारा। और यहाँ से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ अदर लिगेंड और मेटल आपके पास, ठीक है। तो ये आपका था, इसमें एग्जांपल्स बुक में काफ़ी दिए हुए हैं, वहाँ पर आप देख लेना, पर इतना काफ़ी है। एक सिस और ट्रांस वाली पोजीशन पे ज़रूर ध्यान दे लेना कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्या है आपके पास, इफ़ जो लिगेंड है आपका वो है, वो क्या है कि जो आपका लिगेंड है वो ट्रांस है टू ए CO लिगेंड, ठीक है। CO के ट्रांस में जो लिगेंड है आपका वो क्या हो, आपका सिग्मा और पाई डोनर है आपका, ठीक है। अगर वो सिग्मा और पाई डोनर होगा तो वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। सिंपल सी बात है, अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, मीन्स पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। और पाई बैक बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगी तो CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, MC ट्रिपल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर जो आपका लिगेंड है ये क्या हो सकता है आपके पास, PY हो आपका, या फिर आपके पास NH3 हो या NMe3 हो, ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा डोनर है हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास,
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की क्या करेगी, यहाँ पर डिक्रीज करेगी हमारे पास। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लेविस एसिड अदर देन ए मेटल, कि मेटल के अलावा कोई भी लेविस एसिड अगर हमारे पास हो तो फिर हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेटल के अलावा कोई भी जो लेविस एसिड हुए, जैसे हमारे पास क्या हुआ, BH3 हुआ हमारा, AlCl3 हुआ हमारे पास, ये सारे के सारे पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी मीन्स वहाँ पर सिंपली क्या है, प्योर सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास। पाई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं मीन्स वहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो नहीं रहा है, मीन्स वहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो जो होमो हमारे पास है CO की, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग नेचर हो जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग नेचर जैसे ही उसका होगा, जो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारे पास। और अगर CO का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है मीन्स उसकी CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास। तो ये आपके पास 4 फैक्टर्स थे जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है आपका वो है बॉन्डिंग मोड्स ऑफ CO, बॉन्डिंग मोड्स ऑफ CO आपके पास, ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग मोड ऑफ CO की अगर हम बात करें तो हमें पता है कार्बोनाइल जो है वो मेटल के साथ एंड ऑन फैशन के थ्रू अटैच होता है हमारे पास। मीन्स हम कह सकते हैं कि या तो CO हमारा सिंपली क्या होगा, टर्मिनल लिगेंड की तरह अटैच होगा, या फिर हमारे पास क्या रहेगा, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें जब टर्मिनल के अंदर जब आएगा, टर्मिनल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा हमारा, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है तो जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो रेंज होगी वो किस रेंज में रहेगी, 2120 से 8150 सेंटीमीटर इनवर्स, इस रेंज में रहेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास जो कार्बोनाइल है हमारा वो क्या है, 2 या मोर मेटल के साथ ब्रिज फॉर्म कर रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, 611 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास, ठीक है। मीन्स अगर सिंपल रेंज ये है हमारी, या फिर सिंपल आप कह सकते हो कि यहाँ पर जब ब्रीजिंग हो रही है, वो आप लोगों को पहले भी नोमेनक्लेचर, जब आपने कोऑर्डिनेशन का नोमेनक्लेचर देखा होगा तो ब्रीजिंग के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं म्यू हमारे पास, ठीक है। अगर 2 मेटल के साथ ब्रीजिंग हो रही है तो म्यू 2 हो जाएगा, 3 के साथ हो रही है तो 3 हो जाएगा, 4 के साथ हो रही है तो 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से सिंपल सा ध्यान रखना कि जब 2 मेटल के साथ म्यू 2 हो हमारे पास ब्रीजिंग में तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज ये है। अगर म्यू 3 है हमारे पास, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास। मीन्स यहाँ पर हम सिंपल सा देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो CO है वो टर्मिनल से ब्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है क्योंकि हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में बॉन्डिंग मोड्स को देखना है हमारे पास कि किस तरीके से, और दूसरा डिक्रीज क्यों कर रही है। सिंपल सी बात है हमारे पास कि अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारे पास, कोई भी जो CO लिगेंड है हमारा वो 2 मेटल के साथ ब्रिज बना रहा है हमारे पास, ठीक है। मीन्स वहाँ पर जो दोनों की दोनों मेटल हैं वो क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर टुवर्ड्स पाई एंटी बॉन्डिंग हमारे पास, पाई बैक बॉन्डिंग में हमारे पास, ठीक है। अगर पाई बैक बॉन्डिंग में 2 मेटल वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है मीन्स जो हमारे पास क्या रहेगी, हमारी जो CO के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी हमारी, डिक्रीज करेगी। और वही हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रिजिंग मेटल या फिर ब्रिजिंग इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, वहाँ पर डिक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। टर्मिनल की बात करें तो एक सिंगल मेटल है और वही क्या कर रही है, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लगाएं यहाँ पर
Fe2CO9 हमारे पास। Fe2CO9 की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या रहती है, Fe हमारे पास, ठीक है, CO एंड CO 6 हो गए। 3 यहाँ पर क्या रहते हैं, ब्रिजिंग के अंदर रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें हमारे पास, तो जो ब्रिज है हमारे पास, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो टर्मिनल से बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम टर्मिनल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें VCO हमारे पास, ठीक है, तो कितनी है हमारे पास 2082 एंड 2019 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ब्रिजिंग वाला है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा है ब्रिजिंग, इसकी है 1829 इनवर्स हमारे पास, ठीक है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्यों कम होगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी टर्मिनल की क्या है हमारे पास, सबसे ज़्यादा है, टर्मिनल CO की सबसे ज़्यादा, उसके बाद μ2 ब्रिजिंग CO एंड देन μ3 CO, अप टू हमारे पास चली जाएगी μ4 μ5 इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर सिंपल आप लगा सको तो कैसे, इसमें लीनियर होता है MC ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है मेटल मेटल कार्बन कार्बन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल से किसने कन्वर्ट हुआ है, डबल बॉन्ड में हुआ, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है हमारे पास। उसके बाद M M M M और यहाँ पर क्या रहेगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O आपका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा μ3 आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन के साथ आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी μ3 हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं उसमें एसिमेट्रिक ब्रीजिंग भी होती है, जिसे हम सेमी ब्रीजिंग या सिग्मा पाई एसिमेट्रिक ब्रीजिंग भी बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो एसिमेट्रिक होगी वो कैसे है, MCOM हमारे पास, ये एसिमेट्रिक है रेदर देन सिमेट्रिक हमारे पास, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक पार्ट होता है बिटवीन द टर्मिनल एंड ब्रीजिंग कार्बोनाइल। किस तरीके से, मेटल मेटल हमारे पास C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मीन्स ये एक तरीके से क्या हो रहा है, टर्मिनल की तरह भी काम कर रहा है और ब्रीजिंग की तरह भी काम कर रहा है, मीन्स सेमी ब्रीजिंग होती है हमारे पास यहाँ। जैसे अगर एग्जांपल आप लेना चाहो तो क्या हो सकता है आपके पास, वेनेडियम का एग्जांपल आप ले सकते हो, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CO 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 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी ब्रीजिंग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें सिग्मा और पाई एसिमेट्रिक, सिग्मा एंड पाई ब्रीजिंग कार्बोनाइल कह सकते हो या एसिमेट्रिक ब्रीजिंग कार्बोनाइल कह सकते हो। तो इसमें जो CO होता है ये हमारा 4 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल को डोनेट करता है, ठीक है। सिग्मा लिगेंड डोनेट्स इज सिग्मा एंड एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन टू द 2 मेटल हमारे पास, मेटल M C ट्रिपल बॉन्ड O M इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए 6 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा हमारे पास। उसके अलावा आइसोकार्बोनाइल ब्रीजिंग है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू वहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है CO के पास। तो यहाँ पर ये केस बहुत रेयर केस होता है, वैसे तो मेटल है हमारे पास, कार्बन है, डबल बॉन्ड O और फिर मेटल हमारे पास, मीन्स ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी ब्रीजिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पर ब्रीजिंग होती है। तो ये हमारे पास थे बॉन्डिंग मोड्स ऑफ
CO। मेनली 4 थे, टर्मिनल था हमारे पास, उसके बाद ब्रीजिंग था, देन सेमी ब्रीजिंग था हमारे पास, सिग्मा और पाई एसिमेट्रिक ब्रीजिंग है, और एक है हमारे पास आइसोकार्बोनाइल ब्रीजिंग जो बहुत कम होती है, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीजिंग होती है हमारे पास। ठीक है, दूसरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा कि जो आपके ये ब्रीजिंग हो रही है या फिर जितने भी जो कंपाउंड है उसमें आप को ये कैसे पता चलेगा कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेटल मेटल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए आप हमें फॉर्मूला है एक हमारा जो आप ध्यान रखोगे। फॉर्मूला है आपके पास K इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन MM बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ मेटल, या क्लस्टर आप कह सकते हो इसमें। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप सिंपल ये ध्यान रख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, ये ज़्यादा सिंपल है। K इक्वल टू 18 इंटू N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2 आपके पास। ठीक है, बेटर है आप इस फॉर्मूला से MM बॉन्ड निकालें तो यहाँ आपको इजी रहेगा। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं Fe3CO12 आपके पास है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे Fe3 है हमारे पास, F3 हमारे पास Fe है। अगर आप यहाँ पर देखना है कि कितनी मेटल मेटल कितने बॉन्ड बना रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या है हमारे पास 18 इंटू N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेटल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू N क्या है, नंबर ऑफ मेटल, मेटल क्या है हमारे पास 3 है, Fe 3 है, मीन्स 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम टोटल के काउंट करेंगे। अब देखो कार्बोनाइल है वो 2 इलेक्ट्रॉन करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12, 2 इंटू में 12 हमारे पास कितना हो गया 24, मतलब जो कार्बोनाइल का कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है टोटल 24 है। अब अगर हम Fe की बात करें तो Fe का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने बताया था तब मैंने आपको बताया था सभी के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है आपका 3 से स्टार्ट कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आपके पास। तो Fe का कितना है 8 है, मीन्स यहाँ पर टोटल कितने हैं 3 हैं हमारे पास। तो Fe का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 8 इंटू में 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 24 आपका। तो यहाँ से कितना हो गया 24 कितना हो गया आपका 48 अपॉन में आपके पास 2, मीन्स कितना हो गया 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 मीन्स कितने आ गए 3। मीन्स आपका जो ये कंपाउंड है इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं आपके पास 3 मेटल मेटल बॉन्ड है आपके पास, Fe, Fe, Fe एंड Fe आपके पास। ठीक है, तो अब सिंपल आप कर दो, यहाँ पर सभी के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा दोगे आप। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको CO को रिप्रेजेंट कर दोगे, CO 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 और यहाँ पर 2 आपके पास क्या रहेंगे ब्रीजिंग रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी क्या है Fe3CO12 की स्ट्रक्चर आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।